कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो धरती पर आता है, जिससे एक एलियन दानव धरती पर उतरा और फिर अपना ग्रे चोगा उतारा और एक मेटल का डिब्बा खोला और देखा कि अंदर एक जिलेटिन जैसा पदार्थ तेजी से घुल रहा है। दानव ने भौहें चढ़ाई, फिर एक ही घूंट में सब पी गया। हैरानी की बात यह थी कि वह पदार्थ तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया, यहाँ तक कि एंटी-एज चेन भी पिघल गई। अगले ही सेकंड दानव का शरीर टूट गया और आखिर में एक नदी में गिर गया और इस पल उसका बड़ा बलिदान तो बस शुरू ही हुआ था। डीओक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टूटने के बाद लगातार फिर से जुड़ते हैं और धीरे धीरे ऐसे सेल्स बनाते हैं जो लगातार बंटते हैं और आखिर में धरती पर जीवन में बदलते हैं। हालांकि इंसानियत की शुरुआत का सच खुद इंसानियत के लिए एक रहस्य बना हुआ है। जल्द ही 2089 आ गया जब साइंटिस्ट डॉक्टर शॉ और उनके बॉयफ्रेंड चार्ल्स स्कॉटलैंड घूमते हुए एक गुफा में 35,000 साल पुराना म्यूरल खोजते हैं। फिर उन्हें पता चला कि म्यूरल में सभी इंसान एक दानव के सामने घुटने टेक रहे थे जो एक अनजान गैलेक्सी की ओर इशारा कर रहा था। दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और डॉक्टर शॉ के मन में यह भी ख्याल आया शायद वह म्यूरल ही वह विशालकाय इंसान को उसे ढूंढने के लिए गाइड कर रहा था। तो 2093 में प्रोमेथियस नाम का एक रिसर्च वेसल ऑफिशियली रवाना हुआ। इसकी डेस्टिनेशन वह स्टार सिस्टम था जिसे म्यूरल में विशालकाय ने दिखाया था। स्पेसशिप में 17 क्रू मेंबर थे, जिनमें से ज्यादातर अभी हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे थे। साइबोर्ग डेविड स्पेसशिप की रखवाली के लिए जिम्मेदार था। डेविड में सीखने की बहुत तेज काबिलियत थी। बच्चे पैदा न कर पाने के अलावा उसकी लगभग सभी काबिलियत इंसानों से बेहतर थी। समय बिताने के लिए एक्सरसाइज और पढ़ाई के अलावा डेविड फिल्मों के जरिए इंसानों की लाइफस्टाइल की नकल भी करता है और इंसानी सोच और सोच को समझने की उम्मीद में दूसरे लोगों के सपनों में झांकने के लिए एक नर्व मास्क का भी इस्तेमाल करता है। 2 साल की यात्रा के बाद स्पेसशिप आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। यह एक नीला ग्रह था जो दिखाई दिया। फिर डेविड ने डॉक्टर शॉ और उसके बॉयफ्रेंड चार्ल्स सहित सभी क्रू मेंबर को जगाया। जब सब ठीक हो गए तो इंचार्ज एवा ने एक मीटिंग बुलाना शुरू किया। जैसे ही डेविड ने होलोग्राफिक प्रोजेक्टर चालू किया, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सबके सामने आया। उसी ने इस इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट किया था और उसे स्पॉन्सर किया था। फिर बॉस ने बताया कि वीडियो 2091 में फिल्माया गया था। जब सबने वीडियो देखा तो इसका मतलब न सिर्फ यह था कि वे अपनी मंजिल पर सक्सेसफुली पहुंच गए थे, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि वह बूढ़ा आदमी मर चुका था। इसके बाद बॉस ने डेविड को इंट्रोड्यूस किया, जो उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था। एक साइबोर्ग के तौर पर डेविड कभी बूढ़ा नहीं होगा या मरेगा नहीं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी इंसानी क्वालिटी, एक आत्मा की भी कमी थी। इस समय डेविड के चेहरे पर एक हल्का सा एक्सप्रेशन आया। साफ था डेविड एक साइबोर्ग के तौर पर अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत परेशान था। यही वजह थी कि वह इंसान बनना सीखने की कोशिश कर रहा था। फिर बॉस ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी 3 सवालों पर सोचते हुए बिताई है। इंसानियत कहां से आई, इंसानियत का मिशन क्या है और इंसानियत के मरने के बाद क्या होता है। खुशकिस्मती से डॉक्टर शॉ और चार्ल्स ने उसे उसके आखिरी पलों में ढूंढ लिया और उसने दिल खोलकर इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन को स्पॉन्सर किया। फिर चार्ल्स ने मिशन के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने धरती के अलग अलग हिस्सों से 7 पुरानी म्यूरल खोजी। हालांकि ये म्यूरल अलग अलग समय और सभ्यताओं से थीं, लेकिन उन सभी में एक बात कॉमन थी। सभी तस्वीरों में एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई दे रही थी और ये सभी बड़ी आकृतियां एक ही स्टार सिस्टम की ओर इशारा कर रही थी। आज इंसानियत ने आखिरकार इस स्टार सिस्टम की जगह का पता लगा लिया है, जिससे प्रोमेथियस प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उन्होंने रिमोट स्कैनिंग से कंफर्म किया था कि एक ग्रह पर जीवन के निशान दिख रहे हैं और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि म्यूरल में दिख रहे बड़े आकार वहीं से आए हों। स्पेसशिप ने तुरंत ग्रह पर उतरना शुरू कर दिया, लेकिन बादलों से गुजरने के बाद उन्होंने पाया कि ग्रह की सतह पूरी तरह से सुनसान थी। जिस हरियाली और जीवन की उन्होंने कल्पना की थी वह कहीं नहीं था। हालांकि स्पेसशिप की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद ग्रुप को एक अनोखा खंडहर मिला। जैसे ही स्पेसशिप सुरक्षित रूप से लैंड हुआ, ग्रुप ने तुरंत अपना सामान पहनना शुरू कर दिया। वे अपनी खोज शुरू करने वाले थे। खोज गाड़ी एक अनजान खंडहर की ओर जा रही थी। उनके सामने जो बहुत बड़ी बनावट थी वह साफ तौर पर इंसानों की बनाई हुई थी। जैसे ही सभी अपनी मंजिल पर पहुंचे, वे बिना किसी हिचकिचाहट के खंडहरों की ओर बढ़ते रहे। जल्द ही ग्रुप खंडहर के अंदर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत डिटेक्टर लगाए और वायरलेस सिग्नल भेजने के बाद स्पेसशिप ने जल्दी से पूरे खंडहर का एक 3D मॉडल बना लिया। उस पल सभी के शरीर पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स ने पता लगाया कि खंडहर के अंदर की हवा धरती से भी ज्यादा साफ थी, जिससे पता चलता था कि माहौल बदल गया था और इस अनजान स्ट्रक्चर में अभी भी हवा बनाने की काबिलियत थी। इसलिए सभी ने अपने हेलमेट उतार दिए। फिर उन्हें एक और अजीब चीज का पता चला। यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, लेकिन उनके पैरों के नीचे का काला पानी जमा नहीं था। जैसे ही वे रास्ते में खोजबीन करते रहे, डेविड जो पीछे था उसे कुछ मिला। जैसे ही उसने एक पुराना स्विच दबाया, रास्ते में तुरंत एक अजीब तस्वीर दिखाई दी। कुछ बड़े जीवों का एक बड़ा ग्रुप पागलों की तरह भाग रहा था, जिसका पीछा कोई डरावना जीव कर रहा था। ग्रुप ने तुरंत तस्वीर का पीछा किया और जल्द ही एक गेट तक पहुंच गया। वहां जमीन पर एक बहुत बड़ी बिना सिर की लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि भागते समय गेट
गेट से उसका सिर कट गया था। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वह बड़ा जीव 2000 साल से ज्यादा समय से मरा हुआ था। यह देखकर जियोलॉजिस्ट बिग येलो डर गया और अपने साथ ही लिटिल येलो को स्पेसशिप पर वापस खींच लिया। इस बीच डेविड ने दरवाजे पर मच्छरदानी का इस्तेमाल करके आखिरकार गेट खोल दिया। अंदर यह एक वेदी जैसा दिख रहा था। एक बड़ी इंसानी चेहरे वाली मूर्ति के अलावा उन्होंने जमीन पर एक बड़े जानवर का सिर भी देखा। इस बीच डेविड को एक नई खोज हुई। कमरे में मेटल के हथियारों का एक बड़ा ढेर था और अनजान जीव मिट्टी में रेंग रहे थे। करीब से देखने पर उन्हें उनके ऊपर एक सुंदर ऑयल पेंटिंग और दीवारों पर एक और डरावने जीव की नक्काशी मिली। फिर डेविड ने उत्सुकता से एक मेटल के डिब्बे को देखा। अंदर का काला पदार्थ लगातार मुड़ रहा था और ऐंठ रहा था। डेविड ने अंदाजा लगाया कि यह किसी तरह का अनजान ऑर्गेनिक जीवन हो सकता है। इस बीच डॉक्टर शॉ ने देखा कि ऊपर की ऑयल पेंटिंग तेजी से फीकी पड़ रही थी, जिससे पता चलता था कि उनके घुसने से एटमॉस्फेयर की हालत बदल गई थी। उसी पल स्पेसशिप से एक चेतावनी आई। बड़ी मात्रा में सिलिकॉन कंपाउंड वाला एक तूफान आ रहा था। खराब हालत देखकर डॉक्टर शॉ उस बड़े आदमी का सिर लेकर निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि डेविड निकलने के दौरान चुपके से अपने साथ एक मेटल का डिब्बा ले गया था और दूसरे डिब्बों के नीचे कई कीड़े लगातार संघर्ष कर रहे थे। जब तक सब बाहर निकले, तूफान उन तक पहुंच चुका था और ग्रुप ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और भागना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से सबकी कोशिशों से वे सब आखिरकार एयरशिप पर वापस पहुंच गए, लेकिन बाद में गिनती के दौरान कैप्टन को पता चला कि जो 2 लोग पहले निकले थे वे वापस नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था कि वे खंडहरों में खो गए हैं। अब वे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय तूफान के गुजरने का इंतजार करने के, फिर उन्हें वापस लाने के लिए। इस बीच डॉक्टर जियाओ उस बड़े आदमी की खोपड़ी की स्टडी शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। उसे हाई टेम्परेचर से स्टेरिलाइज करने के बाद उन्होंने तुरंत खोपड़ी का इलेक्ट्रॉनिक स्कैन शुरू कर दिया और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उस विशालकाय का असली कंकाल हेलमेट के नीचे था। डेविड की मदद से उसने ध्यान से उस विशालकाय के रहस्यमयी मास्क को हटाना शुरू किया। यह किसी एलियन जीव का सिर था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था। सब लोग बहुत हैरान थे। फिर डॉक्टर शॉ ने पाया कि विशालकाय के सिर के ऊपर अभी भी नए सेल टिश्यू जिंदा लग रहे थे। इस खोज से डॉक्टर शॉ बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत इंट्राक्रेनियल रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। उनके असिस्टेंट ने सीधे विशालकाय की खोपड़ी में एक डिवाइस डाली। वे दिमाग की नसों को फिर से एक्टिवेट करने वाले थे और विशालकाय को यकीन दिलाने वाले थे कि वह अभी भी जिंदा है। इंस्ट्रूमेंट के असर से विशालकाय के सिर ने सच में रिएक्ट किया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हालांकि जैसे दवा के ज्यादा असर की वजह से विशालकाय के चेहरे पर दर्द था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर ग्रुप ने जल्दी से प्रोटेक्टिव शील्ड खोली और अगले ही सेकंड विशालकाय का सिर तुरंत फट गया। जब सब ठीक हो गए तो डॉक्टर जियाओ ने अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए तुरंत एक सैंपल लिया। नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। उन दिग्गजों के जीन सैंपल इंसानों से एकदम मैच कर रहे थे। दूसरे शब्दों में ये दिग्गज ही इंसानियत के बनाने वाले थे। इस नतीजे ने बेशक इंसानियत की लंबे समय से चली आ रही सोच को पलट दिया, जिससे डॉक्टर जियाओ कुछ देर के लिए चुप हो गए। इस बीच डेविड ने चुपचाप एक नर्व मास्क पहना और उस अनजान इंसान को अपनी खोज के बारे में बताया। फिर उसने पहले लाया हुआ टिन का डिब्बा निकाला और देखने के बाद उसने तय किया कि उसमें एक तरह का जिंदा काला लिक्विड है। काले पानी का असर चेक करने के लिए डेविड ने चार्ल्स को ढूंढा। चार्ल्स को ड्रिंक देते समय डेविड ने चुपके से वाइन में काले पानी की एक बूंद मिला दी, जिसे अनजान चार्ल्स ने एक ही घूंट में पी लिया। इस बीच 2 खोई हुई आत्माओं को खंडहर के अंदर बड़ी बड़ी लाशों का एक बड़ा ढेर मिला। वे किसी डरावनी चीज से भागते हुए लग रहे थे और सभी लाशें बाहर की ओर फट गई थीं, जैसे कोई जीव रेंगकर बाहर आ गया हो। डर कर दोनों ने तुरंत निकलने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वे बिना किसी वजह के उस कमरे में लौट आए जहां लोहे के डिब्बे रखे थे। और तभी काले पानी में कुछ तैरता हुआ दिखा और जल्द ही एक सफेद जीव निकला। साफ था यह मॉन्स्टर वही बदला हुआ कीड़ा था जो पहले काले पानी में रेंग कर आया था। अचानक लिटिल येलो को बिल्कुल डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने मॉन्स्टर के साथ खेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अगले ही सेकंड दहाड़ मॉन्स्टर ने तुरंत लिटिल येलो की बांह को लपेट लिया और यह मॉन्स्टर बहुत मजबूत था। लिटिल येलो की बांह तेजी से मुड़ने और खराब होने लगी। उसे बचाने के लिए उसके साथी ने सीधे खंजर से मॉन्स्टर का शरीर काट दिया। हालांकि मॉन्स्टर के शरीर के तरल पदार्थ बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अब न केवल उसके साथी का हेलमेट पिघल गया था और खराब हो गया था, बल्कि मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर भी फिर से उग आया था। यह तेजी से उसकी बांह में एक छेद से प्रोटेक्टिव सूट में घुस गया और फिर मॉन्स्टर सीधे लिटिल येलो के शरीर में रेंग गया। समय तेजी से बीतता गया और अगले दिन जब चार्ल्स अपना चेहरा धोने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसकी आंख में एक कीड़ा रेंग रहा है। जैसे ही चार्ली सबूतों को ध्यान से देखने वाला था, अचानक लाउडस्पीकर बज उठा। पता चला कि जियाओ हुआंग के लिए रेस्क्यू टीम निकलने वाली थी। बिना ज्यादा सोचे चार्ली तुरंत टीम में शामिल हो गया। जब टीम को जियाओ हुआंग और बाकी लोग मिले तो उन्होंने पाया कि दोनों कुछ समय से जमीन पर मरे हुए पड़े थे। जैसे ही सब लोग मौत का कारण जानने वाले थे, राक्षस तेजी से लाशों से भाग गया। उसी समय चार्ल्स भी अचानक बीमार पड़ गया। यह महसूस करते हुए कि उन्हें और नहीं रुकना चाहिए, सब तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि किसी
किसी ने ध्यान नहीं दिया कि डेविड शुरू से ही चुपचाप ग्रुप से चला गया था। वह अकेले एक रहस्यमय कमरे में गया जो अनगिनत टिन के डिब्बों से भरा था। फिर गलियारे के आखिर में डेविड को एक गोल्ड स्पेसशिप मिली जो इंसानों की नहीं थी। यह रहस्यमय दिग्गजों द्वारा छोड़ी गई आखिरी तस्वीर थी। इसे देखने के बाद डेविड को पता चला कि जायंट्स की टेक्नोलॉजी धरती से कम हजारों साल आगे थी। उनका इरादा ब्लैक वाटर को धरती पर ले जाने के लिए एक स्पेसशिप का इस्तेमाल करने का था, लेकिन किसी वजह से स्पेसशिप आखिरकार टेक ऑफ नहीं कर पाया। जब इमेज खत्म हुई तो डेविड अभी भी अपने स्लीपिंग पॉड में था जब उसने एक जायंट को देखा जो अभी भी जिंदा था। इस बीच जब ग्रुप स्पेसशिप पर वापस आया तो चार्ली की बीमारी काफी बिगड़ गई थी। किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए एवा ने उसे स्पेसशिप पर चढ़ने से साफ मना कर दिया। इस पॉइंट पर चार्ली को एहसास हुआ कि वह किस खतरे में है। अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी विदाई देने के बाद उसने तुरंत एवा से उसे जिंदा जलाने को कहा। अपने बॉयफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर डॉक्टर शॉ दुख से भर गए और बेहोश हो गए। जब वह फिर से जागे तो उन्होंने खुद को एक ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा हुआ पाया। फिर उन्हें डेविड से पता चला कि वह जो इनफर्टाइल था प्रेग्नेंट था और बच्चा पहले से ही 3 महीने का था। हालांकि वह पिछली रात ही चार्ली के साथ इंटीमेट हुआ था और सभी जानते थे कि बच्चे को पक्का कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने तुरंत डॉक्टर शॉ को फ्रीज करने के लिए क्रायोजेनिक चैम्बर में रखने और फिर आगे की रिसर्च के लिए उन्हें वापस धरती पर लाने का फैसला किया। अचानक इसी समय डॉक्टर जियाओ ने अचानक हमला कर दिया और सबको गिरा दिया। उसने बहुत ज्यादा दर्द सहा और मेडिकल पॉड में भाग गया, जहां वह ऑटोमेटिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके भ्रूण को उसके पेट से निकालेगा। जैसे जैसे सर्जरी आगे बढ़ी भ्रूण आखिरकार बाहर आ गया। हालांकि वह टेंटिकल्स वाला एक बिगड़ा हुआ मॉन्स्टर निकला। मॉन्स्टर को लगातार संघर्ष करते देख डॉक्टर शॉ तुरंत मेडिकल बे से भाग निकले और उसे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने मॉन्स्टर को पूरी तरह से मारने का पक्का इरादा कर लिया था। उसी समय चार्ल्स, जो पहले मारा गया था, चमत्कारिक रूप से जिंदा हो गया और स्पेसशिप पर ताबड़तोड़ हत्याएं शुरू कर दी, जिस पर आम हथियारों का कोई असर नहीं हुआ। अचानक से टीम को भारी नुकसान हुआ। किस्मत से कैप्टन समय पर पहुंच गया और इस बार उन्होंने चार्ल्स को जलाकर राख कर दिया। इस बीच डॉक्टर शॉ इन्फर्मरी से भागने के बाद पागलों की तरह एक सुनसान कमरे में भटक गए, जहां उन्होंने अचानक उस मास्टरमाइंड को देखा जिसे मर जाना चाहिए था। बाद में उन्हें सच्चाई पता चली। उनके बॉस के पास सच में बहुत कम समय बचा था, इसलिए वह स्पेसशिप पर आराम कर रहे थे। कुछ समय पहले तक डेविड को एक जिंदा जायंट मिला था और उसने इंसानियत को बनाने वाले को ढूंढने का फैसला किया। क्योंकि जायंट इंसान बना सकते थे तो उनके पास उन्हें बचाने का भी कोई तरीका होना चाहिए। उसका बॉस जिंदा रहना चाहता था। अपने बॉयफ्रेंड का पुराना सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर शॉ ने उनके साथ जाने का फैसला किया। जैसे ही डॉक्टर शॉ निकलने वाले थे, कैप्टन ने अचानक उन्हें ढूंढ लिया। पता चला कि कैप्टन ने अंदाजा लगाया था कि यह ग्रह सिर्फ जायंट्स का एक मिलिट्री बेस है, क्योंकि कोई भी अपने दरवाजे पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। उसने एनालाइज किया कि जायंट ने लोहे का डिब्बा बनाते समय आखिर में अंदर के मॉन्स्टर को भागने दिया, जिससे वे दोनों खत्म हो गए। अब उन्हें जल्द से जल्द निकलना था। डॉक्टर शॉ के पास कैप्टन को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वे जिंदा जायंट को ढूंढ पाते तो उन्हें पूरी कहानी पता चल जाती और फिर सब शांति से निकल सकते थे। फिर डॉक्टर शॉ बॉस के पीछे पंखों वाले एयरक्राफ्ट में गए और उन्हें जल्दी ही प्रोटोटाइप स्पेसशिप मिल गया। इसके बाद डेविड आखिरी जिंदा जायंट, इंसानियत के असली बनाने वाले को जगाने वाला था, जो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था। जागे हुए जायंट ने सबसे पहले इंसानों की तरह उल्टी की। बॉस ने तुरंत डेविड से पूछा कि वह कैसे जिंदा रह सकता है, लेकिन डॉक्टर शॉ और जानना चाहते थे उन्होंने जिन्होंने इंसानियत बनाई आखिर उन्हें खत्म क्यों कर दिया। जायंट ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर डेविड के सिर पर हाथ फेरा। फिर अगले ही सेकंड जायंट ने डेविड को मार डाला। बॉस भी मारा गया। टीम के बाकी सदस्यों ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हथियार जायंट को नुकसान नहीं पहुंचा सके। डॉक्टर शॉ को छोड़कर सभी आसानी से मारे गए, जो हालात खराब देखकर भाग गए। जायंट ने उनका पीछा नहीं किया। फिर उन्होंने स्पेसशिप का कॉकपिट चालू किया और उनके कंट्रोल में तुरंत एक कॉस्मिक स्टार मैप दिखाई दिया। पता चला कि जायंट स्पेसशिप लॉन्च करने और इंसानियत को खत्म करने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए आयरन कैन को धरती पर ले जाने वाला था। डॉक्टर शॉ पहले ही भाग चुके थे और उन्होंने तुरंत कैप्टन को जायंट के इरादों के बारे में बताया। उन्हें स्पेसशिप को रोकना था, वरना धरती पूरी तरह से तबाह हो जाती। जहाज पर मौजूद एवा ने खतरा देखकर तुरंत कैप्टन को खाली करने का आदेश दिया। अचानक एक पल सोचने के बाद कैप्टन ने एक अलग फैसला लिया। एवा के एस्केप पॉड को बाहर निकालने के बाद उसने तुरंत अपने आदमियों को आयन प्रोपल्शन सिस्टम को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दिया। वह पूरे स्पेसशिप को बुलेट में बदलने वाला था। उस बड़े स्पेसशिप को उड़ते देख प्रोमेथियस ने तुरंत अपना वजन कम कर लिया। फिर उनके पक्के इरादे से दोनों स्पेसशिप पूरी तरह से टकरा गए। प्रोमेथियस तुरंत फट गया और उस बड़े स्पेसशिप तुरंत नीचे गिरने लगा। उनके भागने के दौरान बदकिस्मत एवा क्रैश हो रहे शिप से कुचलकर मर गई। सिर्फ डॉक्टर शॉ चमत्कारिक रूप से बच गए और पूरे स्पेसशिप में अकेले जिंदा बचे। फिर डॉक्टर शॉ अपनी चोटों का इलाज करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के लिए एवा के एस्केप पॉड में गए। हालांकि उन्हें यह देखकर हैरानी
कहानी हुई कि पहले वाला मॉन्स्टर मारा नहीं गया था और उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया था। फिर डेविड की आवाज ईयरपीस से आई। पता चला कि एक साइबोर्ग के तौर पर सिर्फ सिर के साथ भी वह जिंदा रह सकता था। डेविड ने डॉक्टर शॉ से कहा कि वे जल्दी निकल जाएं क्योंकि जायंट उन्हें लेने आ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जायंट पहले ही हमला कर रहा था। इस मुश्किल में डॉक्टर शॉ ने तुरंत हैच खोला और अंदर का मॉन्स्टर तुरंत बाहर निकल आया। एक बायोलॉजिकल हथियार होने के नाते जो खास तौर पर मारने के लिए बनाया गया था। जायंट साफ तौर पर मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सका और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा दिया गया। डॉक्टर शॉ के सुरक्षित होने के बाद उन्हें डेविड से पता चला कि इस ग्रह पर ऐसे और भी कई स्पेसशिप हैं और वे डॉक्टर शॉ को अपने साथ घर ले जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर शॉ ने यह सुझाव मना कर दिया। वह अब पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहते, वह वापस जाना चाहते हैं और जायंट्स के होम प्लैनेट को ढूंढकर हर चीज के पीछे की सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।